Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrakesh. I did my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IRI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे 1 by 1 सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं। और हम लाइसोसोम के कुछ नाम हैं, उनको जान लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम को बोला जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। सुइसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है जो हाईली एसिडिक होती है। किसी ऐसे तेजाब का एक ये क्या है, कुआं टाइप का। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमारी सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, सिग्नल देगा लाइसोसोम को कि माइटोकॉन्ड्रिया वर्किंग नहीं है, काम करना बंद कर दिया है, इसको कुछ करो, इसका काम तमाम करो। तो क्या करता है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ ये लाइसोसोम आके एक बैग बना लेगा, बैग का फॉर्मेशन कर लेगा। और लाइसोसोम के अंदर आप जान ही रहे हैं ये सब लाइसोसोम है, चारों तरफ से बैग बना लिए हैं। तो इन लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, वही हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिड हाइड्रोलेज वो भरा हुआ होता है। थोड़ा थोड़ा एंजाइम सभी लाइसोसोम चारों तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊपर सिक्रीट कर देंगे और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। तो एक बैग बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनेल को उसके ऊपर चारों तरफ बैग बना देते हैं और इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। और उसके बाद वो सेल ऑर्गेनेल को क्या करते हैं, ये लोग मार देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। इसको डिस्पोजल यूनिट इसीलिए बोला जाता है, डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल भी बोला जाता है। लाइसोसोम को डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल भी बोलते हैं। साफ सफाई करता है सेल के अंदर की, या हमारे बॉडी का कोई भी डेड सेल हो उसको हटाने का काम करता है, तो इसलिए इसको स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोला जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर साफ सफाई करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे धारा 144 लगी हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, जाना अलाउड नहीं था, तो आप चले गए, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस मारेगी। और जब पुलिस मारेगी तो जहां पे मारती है वहां की सारी सेल मर जाती हैं, तो ब्लैक ब्लैक दाग बन जाता है ना हम लोग को। तो ब्लैक ब्लैक दाग बन जाएगा, तो वहां की सारी सेल मर गई, इसकी वजह से वहां ब्लैक दाग बन जाता है। तो वहां पे फिर क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ब्लैक ब्लैक दाग इतना दूर बन गया, इतनी दूर में बन गया है, तो फिर क्या होगा कि चारों तरफ की जो सेल्स होंगी उसमें का जो लाइसोसोम होगा, चारों तरफ की जो सेल्स होती है उसमें का जो लाइसोसोम होगा, वो सभी सेल थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम उसके ऊपर क्या करेंगी, सिक्रीट करती जाएंगी। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या होता है, वो ब्लैक पैचेज जो है, वो जो दाग है ब्लैक, वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल होती हैं उसको हटाने का काम किसका है, लाइसोसोम का। कभी भी मान लीजिए आप दरवाजे में उंगलियां चपा जाती है, वहां भी काला दाग बन जाता है, वो भी कुछ समय बाद हट जाता है, तो लाइसोसोम ही उसको हटाने का काम करता है, इसलिए इसको डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं। और इसको एटम बम भी बोलते हैं, एटम बम ऑफ सेल। सेल का एटम बम है। एटम बम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सेल है, जो सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा होता है तो उसके चारों तो सुसाइडल बैग बना देगा। न्यूक्लियस बोलेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सारे सेल ऑर्गेनेल काम करना बंद कर दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी सेल ऑर्गेनेल थे वो सब काम करना बंद कर दिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है
कि लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है, फट जाता है लाइसोसोम। और जब लाइसोसोम फट जाता है तो जितना भी उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा, एसिड हाइड्रोलेज होगा, वो पूरा उस सेल के अंदर फैल जाएगा। और जब पूरा उस सेल के अंदर फैल जाएगा तो सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल क्या कर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वो पूरा का पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको एटम बम बोलते हैं, मतलब फट जाता है और होल सेल डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको एटम बम भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो लाइसोसोम है इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन है। तो डिस्कवरी करने वाले जो हैं तो उनका नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। और ये स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, मान लीजिए ये सेल हमने बना लिया, मान लीजिए ये हमने एक सेल बना लिया, सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, न्यूक्लियस के जस्ट पड़ोस में गाल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम भी होगा, वैक्यूल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सभी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है ये भी इसी में पाया जाता है, सेल के अंदर स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेल होगा, ठीक है। और इस लाइसोसोम के अंदर ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, जो हमारा गाल्गी बॉडी होता है वो पैकेजिंग करने का मेन काम है उसका, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो जब वो पैकेजिंग कर रहा होता है, ड्यूरिंग पैकेजिंग, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय द गाल्गी बॉडी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, formed by the Golgi apparatus during process of पैकेजिंग। पैकेजिंग के दौरान ये लोग क्या करता है, पैकेजिंग के दौरान गाल्गी बॉडी में पैकेजिंग मटेरियल की पैकेजिंग के दौरान लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। और वहीं पैकेजिंग के साथ साथ जब मॉडिफिकेशन हो रहा होता है तो लाइसोसोम की जो एंजाइम्स हैं वो बनती है गाल्गी अपरेटस के अंदर। तो लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो गाल्गी अपरेटस में ही बनती है। तो ये भी आप लोग एक प्रकार का प्लियोमॉर्फिक, एक प्रकार का प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है। ये प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है जिसका कोई शेप ना हो, जो शेप बदल देता हो, बदलता रहता हो, स्ट्रक्चर और शेप जिसका बदलता रहता हो उसको प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, तो इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, या आप इसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल सकते हैं। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर होते हैं, या हम ऐसे बोले तो ग्रुप थर्ड एंजाइम पाए जाते हैं। और कौन कौन सी एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, उसका नाम है एसिड हाइड्रोलेज। कौन सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, फैट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, और हाईली एसिडिक एंजाइम होते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो हाईली एसिडिक एंजाइम होते हैं, और उनका पीएच जो होता है 4.6 से लगा के 5 के बीच में होता है। हाईली एसिडिक एंजाइम होते हैं, 4.6 से लगा के 5 तक के इनका बीच में पीएच होगा। कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। और ग्रुप थर्ड के एंजाइम होते हैं, 6 ग्रुप है एंजाइम के, आप लोगों को पता होगा। तो ग्रुप थर्ड में जो है
ये एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम आता है। और एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम जो है एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है, किसी को भी डाइजेस्ट कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सभी को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो मान लीजिए ये हमारे पास सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ये सेल है, तो सेल के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल जब एंट्री करेगा, मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, तो ये फूड पार्टिकल जब एंट्री करता है तो सेल में क्या है, कुछ इस प्रकार से फूड पार्टिकल ये अंदर आ जाता है। और फूड पार्टिकल अंदर आने के बाद फिर क्या होगा, ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा, यहाँ पे जो हुआ होगा उसको हम लोग कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस, तो फाइगोसाइटोसिस यहाँ पे हुआ। फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई सॉलिड फूड सब्सटेंस, सॉलिड फूड सब्सटेंस अगर जब सेल के अंदर एंट्री करेगा तो उसको फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये फूड पार्टिकल आ गया हमारे सेल के अंदर, और यहाँ पे सेल में हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम है। आप लोगों को पता है कि प्राइमरी लाइसोसोम को जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स भी बोला जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम भी जाइमोजेन ग्रेन्यूल, इसको जो है जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला लाइसोसोम, ये फर्स्ट लाइसोसोम हो गया। अब क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसमें एंजाइम होता है इनएक्टिव एंजाइम, इसमें इनएक्टिव एंजाइम होते हैं क्योंकि अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जब वो फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं तो वहां पे एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो उसमें इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। ये लाइसोसोम और ये फूड पार्टिकल दोनों आपस में मिले, तो यहाँ पे क्या हुआ, फूड पार्टिकल प्लस लाइसोसोम ये दोनों मिल गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिलते हैं तो इस फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन। और डाइजेशन होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड जो भी होगा इसके अंदर वो सभी का सभी सेल में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा डाइजेशन के बाद। और लाइसोसोम अपना क्या कर देगा, इसका डाइजेशन कर देगा और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो और यहाँ पे आप देखिए दो कंपोनेंट एक साथ है, फूड और प्लस हमारा लाइसोसोम, इसलिए इसको हम लोग हेटेरोलाइसोसोम कहते हैं, हेटेरोलाइसोसोम, इट इज आल्सो नोन एज हेटेरोलाइसोसोम। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसको और क्या कहते हैं, तो देखिए हेटेरोलाइसोसोम तो कहेंगे ही, इसको हम लोग डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेस्टिव वैक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक देखिए ना यहाँ पे फूड पार्टिकल के, जो फूड पार्टिकल था ना उसको ऐसे कवर कर लिया तो एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया, इसलिए इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं। अब क्या होगा कि डाइजेस्टिव वैक्यूल बनाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट था वो सब एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल बचा होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद वेस्ट मटेरियल बचा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम। ये हमारा बचेगा जो, उसको हम टर्सरी लाइसोसोम कहेंगे। और टर्सरी लाइसोसोम जो है इसको रेजिडुअल बॉडी भी बोलते हैं, इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल बॉडी, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है तो वो इसलिए रेजिडुअल बॉडी भी बोलते हैं। और इसको टीलियो लाइसोसोम भी बोलते हैं, टीलियो लाइसोसोम, इट इज आल्सो नोन एज टीलियो लाइसोसोम। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब रेजिडुअल बॉडी जो है इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। तो ये हो गया हमारा जो भी रेजिडुअल बॉडी है जल से बाहर निकल गई, तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस हो गया। बेसिकली आप तीन प्रकार का लाइसोसोम याद रखिएगा। एक और होता है तो उसको भी आप याद रख लीजिएगा, ऑटो लाइसोसोम। ऑटो लाइसोसोम का मतलब ये होता है
खुद के सेल ऑर्गेनेल को जब मारता है तो उसको हम लोग ऑटोलाइसोसोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी खुद की आरबीसी पे अटैक कर दे, आरबीसी को घेर ले, सुसाइडल बैग बना दे और उसको मार दे, तो उसको ऑटोलाइसोसोम भी कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी एंड हमारा ऑटोलाइसोसोम, 4 प्रकार का लाइसोसोम होता है, इसको याद रखने की जरूरत है। और जो डाइजेशन होने के बाद जो बचता है इसको टर्सरी लाइसोसोम कहेंगे या रेजिडुअल बॉडी। डाइजेशन जब होता है उस समय उसको हेटेरोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं। और ऐसा लाइसोसोम जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, उसको हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े बॉडी के बारे में। रेजिडुअल बॉडी मतलब टर्सरी लाइसोसोम, जो डाइजेशन के बाद जो बचता है उसको रेजिडुअल बॉडी। तो ये रेजिडुअल बॉडी जो है अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो ये डिसऑर्डर काज कर सकता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन में लीड्स टू डिसऑर्डर। इसका जो है एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी के अंदर भयंकर बीमारियों को जन्म दे सकता है, रेजिडुअल बॉडी को। इसलिए इसका एक्सोसाइटोसिस होना और पूरी बॉडी के बाहर रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन सा डिजीज हो सकता है एग्जांपल में अगर देखें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस जो है ये रेजिडुअल बॉडी की वजह से होता है। लंग के अंदर रेजिडुअल बॉडी एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस आए के बाद, तो ये सब लंग फाइब्रोसिस में होता है। और पॉलीनेफ्रोटिस, पॉलीनेफ्रोटिस जैसे नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो किडनी के अंदर जो है रेजिडुअल बॉडी एक्यूमुलेट होता है और पॉलीनेफ्राइटिस हो जाता है। पॉलीनेफ्राइटिस के केस में क्या होता है, पॉलीनेफ्राइटिस, सॉरी, पॉलीनेफ्राइटिस। अब पॉलीनेफ्राइटिस में क्या होता है कि ये रेजिडुअल बॉडी एक्यूमुलेट होता है। गाउट एक डिजीज होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, गाउट डिजीज, गठिया जिसको कहते हैं, जो ज्वाइंट्स होंगे इसमें रेजिडुअल बॉडी एक्यूमुलेट होता है और गठिया डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, गाउट हो गया, पॉलीनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, और लंग फाइब्रोसिस, ये सब डिजीज जो है रेजिडुअल बॉडी की वजह से होते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो मेन फंक्शन तो इसका आप लोग जान ही गए हैं, डाइजेशन करना, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका मेन है काम डाइजेशन प्रोसेस करना। ये डाइजेस्ट कर देता है, सेल में कोई भी सेल आर्गेनेल काम करना बंद कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। और जो भी हमारी बॉडी में डेड सेल होती हैं, ठीक है, उनको डिस्पोज करने का काम ये करता है। इसका बेसिकली मेन काम है डाइजेशन करना। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कई बार करता है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किन किन केसेस में होता है, जैसे बोन के केस में होता है, बोन के केस में और फंगस के केस में, बोन और फंगी के केस में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। बोन में क्या होता है कि कभी कभार आप लोग देखा होगा कि कुछ बोन का पार्ट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ऐसे समय लाइसोसोम क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट कर करके वो जो बोन का एक्सेस पार्ट होता है जो बढ़ जाता है उसको कम कर देता है। तो वहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फंगस के केस में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। फंगस के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, तो वो क्या करता है, किसी भी, मान लीजिए आप घर में रोटी रख दीजिए, दाल रख दीजिए कटोरी में, तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करता है और फंगस क्या करता है, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने के बाद उस फूड पार्टिकल को सड़ा देता है और फिर उसके अंदर से फूड से क्या कर लेगा, भोजन को, वो अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके वो फंगस ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी इसका काम है। ठीक है, और ऑटोलिसिस एक है प्रोसेस, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में होता है कि फ्रॉग जो है पहले एग होता है,
फिर एक के बाद वो टेडपोल बनता है और टेडपोल के बाद फिर एडल्ट फ्रॉग बनेगा। तो टेडपोल स्टेज में फ्रॉग में क्या होता है कि उसके पास टेल पाई जाती है, पूंछ होती है फ्रॉग के पास। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो पूंछ खत्म हो जाती है। तो वो पूंछ का खत्म होना ऑटोलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, इन केस ऑफ टेडपोल। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा था गाल्गी बॉडी, तो गाल्गी बॉडी में पैकेजिंग के दौरान क्या होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है और वही पैकेजिंग के दौरान कुछ बड़े बड़े वेसिकल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में सबसे बड़ा होता है। जो प्लांट सेल होता है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा सा वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल जो है 90% एरिया को कवर करता है प्लांट के केस में। तो इसलिए आप लोग वैक्यूल जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होगा इनके सब प्लांट, सबसे ज्यादा स्पेस घेरता है और वाटर को स्टोर करने का मेन काम करता है। तो वैक्यूल जो है लार्ज वेसिकल है, किसका, गाल्गी बॉडी का। गाल्गी बॉडी के जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं वो तो स्टोरेज करने का काम करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े वैक्यूल होंगे, ठीक है, वो लाइसोस वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े वैक्यूल होंगे वो जो बड़े बड़े उसके वेसिकल्स होते हैं वो वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो वैक्यूल के बारे में अगर बात करते हैं, जिसके टाइप्स के बारे में अगर बात करें, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, तो जो सबसे पहला वैक्यूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैप वैक्यूल। ठीक है, ये होता है सैप वैक्यूल। तो सैप वैक्यूल जो है, इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट की बनी होती है, टोनोप्लास्ट। इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट की बनी होती है, प्लांट के केस में पाया जाता है सैप वैक्यूल, और 90% एरिया को कवर करता है। ठीक है, 90% स्पेस को कवर करेगा और इसका काम होता है में स्टोरेज करने का काम होता है सैप वैक्यूल का। क्या क्या स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, मिनरल को स्टोर करता है। मिनरल ऐसे जो प्लांट को चाहिए नहीं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं रह गई, ठीक है, तो मिनरल्स को स्टोर करता है और में एक्सेटरी प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है, एक्सेटरी प्रोडक्ट को भी स्टोर करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। एक्सट्रैक्शन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सट्रैक्शन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने में, रिमूव करने में और बॉडी की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है प्लांट। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करेगा और एक्सट्रैक्शन करने का काम करता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा गैस वैक्यूल। वैक्यूल गैस वैक्यूल के ऊपर नो मेम्ब्रेन, किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नो मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और जो गैस वैक्यूल होगा इसका मेन काम होता है ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन फ्लोटिंग, बॉयंसी। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा, हेल्प इन फ्लोटिंग, तैरने